आई नो बहुत ही कम लोग केयर करते हैं इस बारे में, बट सॉरी फॉर बीइंग लेट। और ऐसा नहीं है कि मैं ब्लैक की स्पीच की वीडियो की वेट कर रहा था तो उसकी वीडियो आई और मैंने तुरंत वीडियो बना दी। नहीं, मैंने बहुत ही पहले स्क्रिप्ट लिख ली थी, बट क्या करें। खैर, पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ सो रॉन्ग अबाउट ग्रैमी दैट कान्ये हैड टू पी ऑन इट। ओके, तो अगर इस चीज़ को मैं सम अप करूँ 2 वर्ड्स में तो इसका आंसर है वाइट सुप्रीमेसी। तो इस चीज़ को दिमाग में ज़रूर रखना, क्योंकि हम बाद में ये सब चीज़ें साथ में जोड़ेंगे आके। बट पहले बात करते हैं लेबल्स की। नाउ कान्ये हैज़ बीन ट्वीटिंग अ लॉट अबाउट लेबल्स, म्यूजिक राइट एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लेबल्स एंड आर्टिस्ट एंड हाउ लेबल्स एक्सप्लॉइट आर्टिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो कान्ये ने यहाँ पे केवल हिप हॉप की बात नहीं की है, पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री की बात की है। बट हम हिप हॉप की बात करेंगे बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट जॉनरा, और इस वक्त वर्ल्ड वाइड कह लो या फिर इंडिया में कह लो, सबसे ज़्यादा ऑडियंस को इन्फ्लुएंस हिप हॉप आर्टिस्ट ही कर रहे हैं। इट इज़ द बिगेस्ट जॉनरा एंड इट इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जॉनरा इन द इंटायर वर्ल्ड। नाउ कान्ये ने एक और ट्वीट किया था जहाँ पे ही वॉज कॉलिंग आउट ड्रेक एंड जे कोल एंड आस्किंग देम टू यूनाइट विद हिम सो दैट दे कैन ब्रिंग द म्यूजिकल रिवॉल्यूशन टुगेदर। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रेक एंड जे कोल। सो ये तो हो गया पूरा कॉल आउट करने का सीन वगैरह। बट क्वेश्चन ये है कि कान्ये को इतनी ज़्यादा दिक्कत क्या है लेबल से और ग्रैमी से कि ही इज़ गोइंग ऑल इन, ही इज़ कॉलिंग आउट एवरीबॉडी एंड ही इज़ गोइंग ऑल इन। तो अगेन वो टर्म याद है ना, वाइट सुप्रीमेसी। तो लेबल्स में भी वही चीज़ है। 2 बड़े लेबल्स हैं जिनका तुमने अक्सर नाम सुना होगा, एक यूएमजी, एक सोनी। यूएमजी यानी यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप, और सोनी, इनकी बाहर की म्यूजिक इंडस्ट्री मोनोपोली है। जैसे अपने यहाँ टी सीरीज़ की है, यू नो मोस्ट ऑफ द स्टेक टी सीरीज़ का है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, वैसे ही बाहर यूएमजी और सोनी का है। तो ये लेबल्स आर्टिस्ट को साइन करते हैं और उनसे प्रॉफिट बनाते हैं। आई मीन म्यूज़िक रिलीज़ करवाते हैं, मर्च रिलीज़ करवाते हैं। तो जैसे ही उन्हें प्रॉफिट बनाना हो वो प्रॉफिट बनाते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसमें यूजुअली 85% का प्रॉफिट, यानी कि बहुत ही बड़ा मार्जिन है, 85% टू 70% ये प्रॉफिट जाता है लेबल के पास, और 15 से 30% सैलरी मिलती है आर्टिस्ट को। और ये कॉन्ट्रैक्ट कभी एक्सपायर नहीं होता। आई मीन तुम अगर मर भी जाओगे तब भी लेबल बहुत बड़ा स्टेक खाएगा तुम्हारे प्रॉफिट से। फिर चाहे तुम्हारे बच्चे या फिर तुम्हारे फैमिली भूखी मरे, उससे लेबल को कोई मतलब नहीं होता। लेबल तुम्हारी म्यूजिक से 85% प्रॉफिट ले जाएगा और तुम्हें 15%, तुम्हारी फैमिली को 15% मिल जाएगा। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है माइकल जैक्सन। अ क्विक ट्रिविया फॉर यू, माइकल जैक्सन डाइड बैंकरप्ट और ही वॉज इन वेरी बिग लोन। तो वो लोन सोनी ने उनकी प्रॉपर्टीज बेच के कवर किया कुछ पार्ट, और बाकी का पार्ट सोनी आज भी उनकी म्यूजिक से प्रॉफिट बना ही रही है। और माइकल जैक्सन के साथ जितने भी लोगों ने काम किया था, यानी कि कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर होंगे या फिर कोई लिरिसिस्ट होगा, दे स्टिल हैवंट गॉट द कंप्लीट रॉयल्टीज येट। दे आर सीकिंग आंसर फ्रॉम सोनी और माइकल जैक्सन फाउंडेशन, बट दे हैवंट गॉट एनीथिंग येट। तो ये चीज़ है कि लेबल्स ऐसा प्रॉफिट चूस लेते हैं आर्टिस्ट के अंदर से, और आर्टिस्ट को बेसिकली कुछ नहीं मिलता। और आर्टिस्ट है क्या यार, लेबल का वर्कर ही है। यू नो एमिवे ने वो बात कही थी ना लेबल के वर्कर डिवाइन के लिए, वो बात सही है। एक आर्टिस्ट एम्प्लॉय है लेबल का। सो एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बहुत पुराना है। आई थिंक जब लेबल बने होंगे तब का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है ये, और यही चीज़ कान्ये वेस्ट चेंज करना चाह रहे हैं। और जब एक आर्टिस्ट किसी लेबल से साइन होता है तो उसको एक लोन मिलता है, $500,000 और $1 million, और कभी ना कभी वो लोन वापस देना पड़ता है। तो जब वो आर्टिस्ट ने लोन दे दिया वापस, तब आर्टिस्ट अपने म्यूजिक प्रॉफिट से इतना बड़ा स्टेक क्यों दे लेबल को। तो ये चीज़ कान्ये वेस्ट को चेंज करनी है। ये चीज़ रेवोल्यूशन 2021 यानी म्यूजिक रेवोल्यूशन 2021 का पार्ट बन गया है कि एक आर्टिस्ट को 100% राइट मिले उसकी म्यूजिक के। तो आई थिंक ये चीज़ तो समझ आ गई कि लेबल्स आर बेसिकली प्रॉफिट सकिंग स्लट्स। तो ये सब लेबल्स या फिर हिप हॉप या फिर NBA यानी वो बास्केटबॉल टूर्नामेंट या ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी होता हो, तो इन सब चीज़ों को कान्ये वेस्ट ने मॉडर्न डे स्लेवरी का है। क्यों कहा है? क्योंकि तुम अगर देखो हिप हॉप में ज़्यादातर ब्लैक आर्टिस्ट हैं। हिप हॉप को फेमस ब्लैक आर्टिस्ट ने किया। अगर हम एमिनम हटा दें तो एक बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे सिर्फ ब्लैक आर्टिस्ट ही हैं। NBA इसमें भी 95% प्लेयर्स ब्लैक होते हैं। और ये जो म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन है इनको रन कौन करता है? वाइट्स। इनमें एक भी बड़ी पोस्ट पे एक भी ब्लैक पर्सन नहीं होता है, सारे वाइट्स बैठे होते हैं। तो इसलिए कान्ये वेस्ट ने इसको मॉडर्न डे स्लेवरी का है। देखो पहले स्लेवरी में क्या होता था, जो सारे वाइट बॉसेस थे वो ब्लैक से काम करवाते थे, उनसे कॉटन पिक करवाते थे, उनसे प्रॉफिट कल्टीवेट करते थे। और जो अभी के CEOs हैं या फिर जो अभी बोर्ड डायरेक्टर्स हैं जो इन लेबल्स में बैठे हुए या फिर जो स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, वो उसी तरह से प्रॉफिट कल्टीवेट कर रहे हैं ब्लैक आर्टिस्ट से या फिर ब्लैक प्लेयर से। बस कल्टीवेशन करने का तरीका बदल गया है। पहले अगर कॉटन पिक करने के 100 रुपये मिलते थे और 100 रुपये में 90 रुपये कॉटन फील्ड ओनर रखता था और 10 रुपये पेनीज वर्कर के पास आती थी। वैसे ही सीन अभी है। अभी अगर 1 मिलियन कमा रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री से या फिर 1 मिलियन कमा रहे हैं, तुम स्पोर्ट खेल के 1 मिलियन कमा रहे हो, तो वो 90% लेबल ले जा रहा है और तुम्हारे पास अगेन पेनीज आ रही हैं। तो ये चीज़ है मॉडर्न डे स्लेवरी में। टाइम बदला है और टाइम के साथ साथ स्लेवरी करवाने के तरीके भी बदल गए हैं। और देखो ऐसा नहीं है कि इस चीज़ से केवल ब्लैक्स को फायदा होगा, मेजरली ब्लैक्स को फायदा होगा। लेकिन अगर म्यूजिक इंडस्ट्री चेंज होगी तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्टिवली ब्लैक आर्टिस्ट के लिए चेंज होगी, उससे फायदा वाइट आर्टिस्ट को भी है। तो बेसिकली कान्ये वेस्ट इज गोइंग ऑन अ वॉर, और वो भी अकेले। तो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा खतरा है। खतरा तुम समझ रहे हो किस टाइप का। दैट इज़ वाई कान्ये वेस्ट ट्वीटेड दिस फॉर हिज डॉटर।
और अब बात करते हैं, जैसा मैंने बताया था ना कि सारे बोर्ड मेंबर या फिर सारे CEOs ये सब वाइट हैं। सवाल आ सकता है दिमाग में, मेरे दिमाग में आया था सवाल कि दिक्कत क्या है। तो दिक्कत ये है कि सपोज कल्चर है, दो कल्चर हैं, ब्लैक और वाइट। तो अभी ये मत सोचो ब्लैक और वाइट, अभी ये सोचो हिंदू और मुस्लिम, और अभी ये सोचो ये अमेरिका नहीं इंडिया है, ठीक है। और यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप या फिर सोनी नहीं, बीजेपी और कांग्रेस है। सो सपोज बीजेपी इज टॉकिंग अबाउट मुस्लिम बेनिफिट इन पर्टिकुलर एरिया, तो उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? ऑफ कोर्स एक मुस्लिम लीडर होगा। या फिर कांग्रेस इज टॉकिंग अबाउट समथिंग हिंदू बेनिफिशियल प्लान लाइक दैट इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो उस एरिया को रिप्रेजेंट कौन करेगा? उस एरिया का MLA कौन होगा? हिंदू होगा, क्योंकि अपनी काइंड को, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट उस बंदे से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता जो उस कल्चर से बिलोंग करता है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि जो हिंदू की बात कर रहा है उस जगह का रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम हो जाए, या फिर जो मुस्लिम की बात कर रहा है उस जगह का रिप्रेजेंटेटिव हिंदू हो जाए। ऐसा नहीं है। कमिंग बैक टू द रियलिटी, म्यूजिक लेवल में ऐसा ही है। ब्लैक कल्चर की बात भी वाइट लोग करते हैं और वाइट कल्चर की बात तो वाइट लोग करते ही हैं। तो इसलिए कान्ये वेस्ट ने ये बोला है कि एटलीस्ट फॉर द कर्टेसी अपने लेबल्स में ब्लैक बॉसेस रखो, अपने बोर्ड मीटिंग में ब्लैक मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करो, ताकि कल को अगर किसी ब्लैक आर्टिस्ट के लिए कोई वाइट बोर्ड मेंबर्स गलत डिसीजन ले रहे हो तो उसको ब्लैक अपोज कर पाएं, और अगर ब्लैक बोर्ड मेंबर किसी वाइट आर्टिस्ट के लिए गलत डिसीजन ले रहे हो तो उससे वाइट अपोज कर पाएं। ये डेमोक्रेसी होती है, ये बैलेंस मेंटेन करता है। और ऐसा अभी लेबल्स में नहीं है, ऐसा भी ग्रैमीज में नहीं है, इसलिए कान्ये वेस्ट ने ग्रैमीज पे मूता था। और इस एक्शन के लिए पब्लिक काफ़ी ज़्यादा बटी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कान्ये वेस्ट इज जस्ट बीइंग क्लाउनिंग एंड बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड द अवार्ड, और कुछ लोग कह रहे हैं कान्ये भैया ने बहुत ज़्यादा बैडस काम कर दिया। तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या सोचते हो बताना मुझे कमेंट में, क्या सोचते हो तुम। बट मैं बताता हूँ ऐसा हुआ क्यों। और ग्रैमीज में भी ऐसा ही हाल है कि वहाँ के बोर्ड्स में जो लोग डिसाइड करते हैं ना कि किसको ग्रैमी मिलने वाला है इस साल, उनमें एक भी ब्लैक बंदा नहीं है जो कि कल्चर को समझ पाए, जो कि हिप हॉप को समझ पाए। और ये सारे जो वाइट्स बैठे हैं ये सारे ऑर्थोडॉक्स हैं। तो ये ग्रैमीज उन्हीं को देते हैं जो कि इनके एजेंडा को सूट करता है, या फिर इन्हें लगता है कि हाँ ये बंदा ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा, हमारे शो के लिए बेटर क्राउड ला पाएगा, तो ये उन्हीं को ग्रैमी दे देते हैं। यू नो ग्रैमी इज नॉट अबाउट आर्ट, इट इज अबाउट TRP। यू नो कि कौन कितना ज़्यादा क्राउड ला पा रहा है, जो ज़्यादा पॉपिंग हुआ उस टाइम पे उसको ग्रैमी मिल जाएगा। या फिर ऐसा होता है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है कभी कभी, जैसे अभी रिसेंटली ये हुआ कि जे कोल को काफ़ी टाइम से ग्रैमी नहीं मिला, तो पब्लिक ने बहुत ज़्यादा ग्रैमी के ऊपर प्रेशर डाला, बहुत ज़्यादा ग्रैमी को ट्रोल किया। तो ग्रैमी वालों ने एक ग्रैमी थ्रो कर दिया जे कोल की तरफ अलॉट के लिए। मतलब वो गाना क्या बोलूँ मैं, पर ऐसा है कि जब तुम छोटे थे ना और तुम्हारा छोटा भाई कहता था मुझे भी गेम खेलना है PS पे, तो तुम उसको ऐसे ही एक रिमोट दे देते डिस्कनेक्टेड वाला। तो बस वही जे कोल की ग्रैमी की वर्ड है यहाँ पे। और ये वर्ड्स मेरे नहीं है, ये वर्ड्स बहुत पहले टाइलर द क्रिएटर ने बोले जब उन्हें ग्रैमी मिला था। तो तुम खुद सुनो। Whenever we, and I mean guys that look like me, do anything that's genre bending or that's anything, they always put it in a rap or urban category. Which is, and I don't like that urban word. It's just a politically correct way to say the N-word to me. So when I hear that, I'm just like, why can't we just be in pop? Why can't it just, you know what I mean? So I felt like half of me feels like the rap nomination was a backhanded compliment. Like, oh, my little cousin wants to play the game. Let's give him the unplugged controller so he could shut up and feel good about it. That's what it felt like a bit. But another half of me is very grateful that the art that I made could be acknowledged on a level like this. So if you used to think that Grammy is about art, you were dead wrong. Grammy is about everything except art. तो Grammy बस 3 लोगों को मिलता है। एक वो जो खुद ग्रैमी के बोर्ड्स मेंबर चाहते हैं कि इस बंदे को ग्रैमी मिले, और दूसरे वो जिनका काफ़ी ज़्यादा शोर होता है मार्केट में, जिनके काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा TRP ला सकते हैं, और तीसरे वो जिनका पब्लिक प्रेशर डालती है जैसे कि जे कोल। तो यहाँ पे आर्ट का कहीं भी मेंशन नहीं है, बस ये समझ लो। सो द क्वेश्चन इज शुड इंडियन गो फॉर ग्रैमीज, क्योंकि जब ग्रैमी की इतनी किरकिर हो गई है तो इंडियंस को जाना चाहिए ग्रैमीज में या नहीं जाना चाहिए। एमवे या फिर हनी सिंह को अपना सपना पूरा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आई मीन अगर तुम ग्रैमीज जाते हो और जीतते हो तो तुम्हें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने का। तो मैं समझो जब एक मूवी गली बॉय इतना पुश दे सकती है हिप हॉप को, तो सोचो जब ग्रैमी मिलेगा तो कितना ज़्यादा कल्चर पुश होगा। और एक चीज़ है कि जब कोई अंडरडॉग अवार्ड जीतता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। तुम देख लो लास्ट ईयर के ऑस्कर, उसमें पैरासाइट को अवार्ड मिला था और कोरियन सिनेमा को इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली थी, आई मीन इतनी ज़्यादा कभी नहीं मिली होगी। या फिर तुम उठा के देख लो, एक मूवी आई थी 2-3 साल पहले, सैराट नाम था, मराठी मूवी थी, जब उसको अवार्ड मिला था तो अचानक से इतना शोर हो गया था, इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल गई थी कि भाई इतनी सस्ती मूवी और
बेस्ट मूवी का अवार्ड मिल गया उसको। तो ये चीज़ है कि अंडरडॉग को हमेशा अप्रिसिएशन मिलती है, चाहे उसको अवार्ड कितना भी फुद्दू मिल जाए। मुझे लगता है तो मैं समझ तो आ ही गया होगा। अगर मेरे थॉट थे तो मैं लगता है कि ग्रैमी के लिए नहीं जाना चाहिए तो मत जाओ। बाकी मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ एमिनेम के इंटरव्यू के साथ, ताकि तुम्हें ऑर्गेज़म आ जाए। बाकी वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो, लाइक डिसलाइक जो भी करना हो करना। एंड वी आर ऑलमोस्ट एट 1000 सब्सक्राइबर्स, सो कंसिडर रेटिंग। Shut the fuck up. Shut the fuck up. You drag the Grammys in the mud and you talk about you have a few Grammys, but you feel like you had to sell your soul to get them. And you didn't know if you wanted it for the recognition or the trophies, but then what's the difference? You know, and that Grammys pretty much suck the blood of artists and nominate them, have them come to the shows. And then Which they do. They do it every fucking year. Yeah. And I'm just tired of seeing it. And for whatever reason, it's like they're always pitching this hint that you might win album of the year, which used to be a big deal. I don't think it's a big deal now. You know, sat at home this year for the Grammys and watched Jay and Kendrick not get it. And I felt like one of them should have got it. I felt like Joyner Lucas should have won a Grammy for I'm Not Racist. Yeah. Absolutely should have won a fucking Grammy. Every year we went, it was, I would be up for album of the year, and then the winner is Norah Jones. Who? And I'm not even trying to say anything bad about her music. I just, at that point, I had never heard of her. Yeah. And none of my friends did either. You know what I'm saying? So we were like, okay, whatever. And then Steely Dan. Okay, I know who Steely Dan is. I know Steely Dan back in the day. You know what I'm saying? But more than the Marshall Mathers LP impact, like, okay, fine. I watched 50, same shit. 50 did not win Best New Artist at the Grammys. There was nothing bigger than 50. Nothing bigger, and Yeah. nobody since maybe like Snoop came out the gate like that. My first album didn't do it. I never saw someone's first album and the wave happen like he had. And then he doesn't get it. And then I get up there another year, and what was it, the Eminem show? And it was like, whatever. I'm fine if I lose to fucking Kanye or someone that I'm like, okay, I respect that. I know who that is, and Kanye has a huge following and he's made a massive impact on music. Fine, I'm good with that. But don't fucking get us all here to use your selling point for your fucking show and stiff everybody every single fucking time. And I said, after that point in time, I was like, don't ever ask me to fucking come here again. Please do not ask me. My answer is no for 100 million years. Never again will I fucking go to the Grammys. Well, now, you know, I know the Jimmy Jam and some of the members of the board there are reaching out. Just Blaze and different folks are now trying to make it better. Would you ever consider, you know, joining the board and maybe you have a vote in it? First of all, that vote is fake as fuck. That's not a real vote. That's not a real vote. They give it to who they want to give it to. They give it to their darlings, the fucking, oh, this got critical acclaim, but it sold 2 records. Like, it ain't about always what you sell. I get that, Vanilla Ice, I understand. You know what I'm saying? Like, but there comes a point where when an overwhelming something comes along that has this wave and impact on music, and you give it to fucking Lada fucking Dottie. Who? Lada Dottie. It's only Lada Dottie. But you know what I'm saying? Like, it's like, man, I don't know who won over Kendrick and Jay. Bruno Mars is fucking incredible. Bruno Mars is great. But I remember Beyonce didn't win for the album Lemonade. Yeah. And I was like, what the hell, you know? It's like they're so fucking tone deaf to what is actually going on, but they're not in a sense of, oh, we're gonna get Beyonce here, we're gonna get Jay here, we can say all these names are gonna be here and we'll make them think. I guarantee you that the people from the Grammys was on the phone with Beyonce's people or Jay-Z's people saying every year that they're up for something, hinting they're gonna win to get them to come there. So you over that? I fucking guarantee you. You over that. I guess I won't see you at the Grammys this year. Yeah, probably not.